2023 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारे बनने हैं, यानी इन्हीं को घुमा फिरा के वो आपसे फाइनल पूछेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस तत्व का अष्टक यानी किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाएगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा आपके कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, क्योंकि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होगा 20 तक। तो इसका जो बाकी के ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन पोटेशियम पे भी लागू होगा, लेकिन कोबाल्ट पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। तो ये कंप्लीटली यहाँ 20 तक आपके परमाणु क्रमांक के आधार पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। इसका किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं वो मैं समझा चुका हूँ पहले आपको। तो याद रखना है कि केवल यहाँ पे देखो एक अष्टक यहाँ भर गया है, एक अष्टक यहाँ भर गया, इसके बाद अष्टक का इस तरीके से। तो केवल अष्टक का नियम कहाँ तक लागू होगा? आपके परमाणु क्रमांक 20 तक। ठीक है, नियम लागू हो रहे हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी के नियम अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस तरीके से व्यवस्थित थे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्व किस तरीके से व्यवस्थित थे। तो इसमें आपको पता है कि मेंडलीव ने क्या किया, परमाणु बाहर के बढ़ते क्रम को लिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें आपके सी। दूसरा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला। तो आपको पता है, मैंने अलग से बताया था, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन वाला। तो राइट आंसर आपके जर्मेनियम। फिर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में जो मौजले ने दिए, कौन सा कथन गलत है। हमें सही कथन नहीं, गलत कथनों को चुनाव में लेना है आपके। ठीक है, तो गलत कथन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। तो ये जो शब्द है घटते हुए, इसकी जगह राइट क्या होना चाहिए, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। तो पहला गलत हो गया एक। तो दूसरा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया है। भार नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए। तो ये भी गलत। तीसरा है कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह यानी कि अलग से समूह दिया गया। ये भी गलत, कोई समूह नहीं दिया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ये बात तो सही है। तो हमें 3 गलत बातें चुननी है। तो ये 3 ऑप्शन जिसमें मिलेंगे वही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कि 3 बातें इसमें गलत है और 1 बात इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर है आपके 5 कि आधुनिक आवर्त सारणी में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि 3 कथन असत्य है और कोई 1 कथन क्या आपके सत्य है। देखो इसमें 18 36 पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवृत कहते हैं। 18 नहीं है, ये पंक्तियाँ कितनी है, 7 है। 36 का मतलब ये वाली लाइन है। ठीक है, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। ऊर्ध्वाधर कॉलम 7 नहीं है, 18 है। तो ये भी गलत, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि ऊपर से नीचे जो कॉलम है वो कितने हैं आपके, 18। और 18 कॉलमों को क्या नाम दिया गया, समूह, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, ग्रुप या वर्ग। ठीक, तो ये बात सही है। राइट आंसर क्या है, सी। इसमें 7 36 पंक्तियाँ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। 7 नहीं है, पंक्तियाँ कितनी हैं, 36, 7 है, लेकिन उन्हें समूह नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं, आवृत कहते हैं। तो ये 3 गलत है, ए बी डी ये तीनों गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि दिए गए तत्व ए बी के दिए गए तत्वों, जैसे ए तत्व है, बी है, सी है, डी है और ई है, इनका परमाणु क्रमांक दे रखा है क्रम से। ए का कितना है, 2, ए का है 2, बी का कितना है, 3, सी का है 7 और डी का है 10 और ई का है 30। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि समान आवृत के अंदर आने वाले तत्वों को छांटिए। अब आवृत का मतलब इस लाइन में पूरी में, यानी कि बाएं से दाएं जो खींचे गए, ये कितने हैं टोटल, 7।
तो इसके अंदर जो आ रहा है जैसे कि फर्स्ट आवृत, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें जो आने वाले हैं यानी कि फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर समान आवृत यानी समान पीरियड्स में आने वाले तत्वों को छांटिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए क्या है आपके, ए आ रहा है आपके 2 नंबर यानी कि आपके हीलियम। फिर बी है आपके 3 नंबर यानी कि इसके नीचे लिथियम। 7 नंबर पे कौन है आपके, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपको पता है कि 13वें में आएगा यानी कि बी में ही आएगा नाइट्रोजन। फिर है आपके सी, सी के अंदर कौन है, सी का परमाणु क्रमांक कितना है 10 यानी कि हीलियम के नीचे नियॉन। तो देखो लिथियम, बी, सी और डी ये तीनों सेकंड आवृत्त के अंदर आ रहे हैं आपके। कैसे आ रहे हैं देख लो, आपके लिथियम जैसे आप देख रहे हो कि लिथियम सेकंड आवृत्त में है, फिर आपके 7 नंबर पे नाइट्रोजन सेकंड में है और 10 नंबर पे आपके नियॉन ये भी सेकंड पे। तो ये पूरा आवृत्त कौन सा है आपका, सेकंड आवृत्त है। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है वो आराम से देख लो कि आपके देखो यहाँ पे 2 नंबर पे कौन कौन से हैं आपके, देखो लिथियम 2 में आ रहा है, फिर नाइट्रोजन भी इस दूसरे में आ रहा है, और नाइट्रोजन के बाद नियॉन भी कौन से आवृत्त में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। तो ये तीनों दूसरे आवृत्त में आ रहे हैं आपके, लिथियम, नाइट्रोजन और आपके नियॉन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके ए, बी और सी जो आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो राइट आंसर होगा आपके बी, ए नहीं सॉरी बी, ए तो किस में गया आपके फर्स्ट आवृत्त में गया ए तो बी, सी और डी ये तीनों एक ही आवृत्त में। तो आंसर ढूंढ लो, ए बी सी नहीं होगा, बी सी डी, हाँ यही आंसर होगा हमारा, आंसर बी। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिए गए तत्वों में से ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक क्रम से दे रखे हैं। हमें पता है 2 नंबर पे कौन आता है आपके हीलियम, 3 पे लिथियम, 7 पे नाइट्रोजन, 10 पे नियॉन। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा दिखा रखा है, तो आप इसको निकाल सकते हो। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक दे रखे 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों का कौन सा युग्म एक समान समूह में आएगा। समूह का मतलब एक समान ग्रुप में आएगा। तो देख लेते हैं, 9 नंबर पे कौन आता है, फ्लोरीन, 9 पे फ्लोरीन यानी कि ए फ्लोरीन का है। 11 नंबर पे कौन आता है आपके बी, 11 नंबर पे है सोडियम। फिर आपके सी, सी का क्या है 17, 17 नंबर पे आपके कौन आ रहा है क्लोरीन। तो 17 नंबर पे आपके क्लोरीन, इसको क्लोरीन लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखो आप कि ए पे तो कौन था आपके फ्लोरीन 9 नंबर पे, फिर बी पे आपके सोडियम जिसको अलग कर रख दिया क्योंकि धातु है ये, फिर सी पे कौन आ रहा है आपके क्लोरीन, ये है 17 नंबर पे फ्लोरीन क्लोरीन। फिर इसके बाद में आपके 12 नंबर पर आ रहा है आपके कौन मैग्नीशियम, तो ये हो गया आपके डी। ए और सी एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, फ्लोरीन के नीचे हमेशा कौन आएगा क्लोरीन। तो केवल राइट आंसर होगा आपके ए और सी, और ए और सी जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वही आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर है आपका सी। ठीक, देख लो आप खुद ही, यहाँ पे देखो, देखो फ्लोरीन 9 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे, दोनों एक ही समूह में आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कि सिलिकॉन तो 14 नंबर पे है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 है। इसी तरीके से 11 नंबर पे कौन आ रहा है आपके सोडियम, ये ग्रुप 1 में आ रहा है। फिर 12 नंबर पे कौन है आपके मैग्नीशियम, ये ग्रुप सेकंड में आ रहा है। तो ये एक ग्रुप में नहीं आ रही, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये भी अलग, ये भी अलग, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर नीचे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। ग्रुप नंबर कौन सा है इनका 17। ठीक, तो ये हो गया आपके। अब है क्वेश्चन आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे। जिसका 2 और 8 है यानी टोटल परमाणु क्रमांक कितना हुआ 10, यानी ये कौन है आपके नियॉन, और नियॉन वर्ग 18 में जाएगा। ये देख लो आप, नियॉन वर्ग कौन सा है आपके 18। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर किसी को टेबल याद है तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, और टेबल याद नहीं है तो बैठे रहो।
तो टेबल को सबसे पहले याद करो। फिर है एक ही तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव घटक है, यानी सबके साथ जुड़ा मिलता है आपको। जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें सब में ये तत्व क्या होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने अभी कार्बनिक, तो राइट आंसर हो गया इसका 14 वर्ग। तो ये देख लो, ये 14 वर्ग के अंदर कार्बन। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 10, तो हम मतलब इसकी बात कर रहे हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम होगा? KLMN। तो आपको पता है कि बाह्यतम कोष कौन सा हो जाएगा इसके लिए? L। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयुक्ता इलेक्ट्रॉन रखता है? अधिकतम कौन रखेगा इसमें? आपके फास्फोरस के होते हैं 5, 4, 3 और 1 सोडियम का होता है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? आपके फास्फोरस के पास। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है फास्फोरस। किसको देगा? क्लोरीन को। और यौगिक बनाएगा PCl5। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कौन देगा? आपके फास्फोरस। इसके बाह्यतम कोष में कितने होते हैं? 5। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम, सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा आकार किसका और सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं, तो तत्वों का आकार क्या होगा? छोटा होता जाएगा। अब जमा लो बाएं से दाएं, तो सबसे पहले कौन आएगा? आपके नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर आपके फ्लोरीन। तो सबसे छोटा आकार किसका होगा? फ्लोरीन का, उससे बड़ा ऑक्सीजन का और सबसे बड़ा नाइट्रोजन का। तो इसको उल्टा करके देख लो, तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम, यानी आकार का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा आकार किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन सबसे छोटे आकार का है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन और सबसे बड़ा आकार किसका है? नाइट्रोजन का। तो आंसर ढूंढ लो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, देखो सबसे बड़ा आकार तो होगा किसका? नाइट्रोजन का, क्योंकि देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सबसे छोटा आकार घटता हुआ किसका? फ्लोरीन का। उससे बड़ा आपके नाइट्रोजन का, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी फ्लोरीन का सबसे छोटा, ऑक्सीजन का फ्लोरीन से बड़ा और ऑक्सीजन से बड़ा किसका? नाइट्रोजन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का, उससे बड़ा ऑक्सीजन का, सबसे बड़ा नाइट्रोजन का। क्योंकि जब इधर चलेंगे तो आकार क्या होंगे? दाएं से बाएं चलेंगे तो आकार बढ़ेगा, लेकिन बाएं से दाएं जब हम इस तरफ चलेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा? आकार छोटा होता जाएगा। ये सब कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक होगी? सोडियम 11 नंबर पे, 12 पे, 19 और ये आपके कैल्शियम 20। अब ऊपर से नीचे आने पर परमाणुिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणुिक त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन दाएं से बाएं, अब इधर से इधर चलेंगे तो कैल्शियम, तो इधर आ गया आपके दाएं तरफ, तो पोटेशियम। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक तो पोटेशियम और एक क्या है? आपके कैल्शियम है। तो सबसे ज़्यादा त्रिज्या किसकी हो जाएगी? ये आंसर होगा पोटेशियम की। क्यों? क्योंकि देखो के तो इधर है और आपके पोटेशियम तो यहाँ पर है और कैल्शियम यहाँ पर है। तो इसमें तो आपको पता है कि +1 है, तो आकार इसका क्या होगा? बड़ा होगा। जहाँ पे +2 गया, ज़्यादा ऋण आयन हो गया, वहाँ पे आकार क्या हो जाएगा? छोटा। तो हम दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? आकार घटेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी, पोटेशियम। ये देखो, ये ऐसे डिसाइड नहीं करना कि पोटेशियम का आकार सबसे छोटा होगा, ऐसा नहीं है ये आंसर। जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे ही आपके आंसर निकलेंगे। यहाँ रटने का काम नहीं है, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट है जो ऐसे सोच रहे होंगे क्या है सर ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वहाँ पे। लेकिन टेबल याद होनी चाहिए आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, लेकिन जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। हमने कल देखा आयनन ऊर्जा, कि जिसका आकार बड़ा होगा वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका है आपके यहाँ पे? पोटेशियम का। तो पोटेशियम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका आकार बड़ा वो भी। तो ये दोनों के आंसर क्या हुए आपके? सी।
फिर है आपके तत्व क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता। आपको पता है ये धातुएं हैं तीनों, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, तो इनकी तो प्रवृत्ति ये इलेक्ट्रॉन देंगे, आसानी से नहीं देंगे तो भी देंगे। लेकिन ये मास्य जो बैठे हैं बीच में फ्लोरीन, ये मर जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन ऋणता यानी विद्युत ऋणता, वो सर्वाधिक होती है पूरी टेबल में, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। एक बार फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, फिर तो ठेंगा ही दिखाना है, किसी को कुछ नहीं देना है। ये इसको कपटी तत्व कहते हैं। एक बार झांसे में आ गया कोई इसके और इसने किसी से इलेक्ट्रॉन जड़ा लिए कि भाई मेरे को दे दे, तो फिर देने का नाम नहीं लेता वापस। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। कौन? आपके फ्लोरीन। ठीक है, याद हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपको। फिर है इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, आप देखो इसको। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है। यानी कि तत्व के अंदर जो समस्थानिक तत्व जो होते हैं हमारे टेबल में, उन समस्थानिकों के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो देखो, एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते हैं, यानी एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं, ये तो नहीं होगा। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होंगे, बिल्कुल सही है। जैसे कार्बन 6 और कार्बन 6, तो परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु भार एक का 12 और एक का 14, तो परमाणु भार अलग अलग होता है, क्रमांक क्या होते हैं? समान। तो एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। ये आंसर तो राइट है। पहले में क्या था कि भार समान है, तो भार तो अलग अलग है, 12 और 14। एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, ये भी गलत। एक तत्व के समस्थानिकों को समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है आपके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सेकंड और फोर्थ, डी। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग हो, ऐसे तत्वों को कहते हैं समस्थानिक तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी धातुओं के गुण कम हो जाने चाहिए, यानी कि अधात्विक गुण बढ़ने चाहिए। धात्विक गुणों को घटते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसके अंदर है, उसके बाद सबसे कम किसके अंदर है। तो सबसे कम किसके अंदर है? आपके क्लोरीन। तो क्या है? अपने आप में अधातु है। सबसे कम होंगे आपके मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, सिलिकॉन में, लेकिन इसमें नहीं होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, सबसे कम धात्विक गुण किसमें है? क्लोरीन में। क्यों? क्लोरीन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? आपके उपधातु है। और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और सोडियम, ये क्या है? तीनों धातु है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम। देखो, लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, बेरिलियम आपके और आपके धातुओं के बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे ज़्यादा धातु के गुण किसके अंदर होंगे? तो वो है आपके फ्लोरीन में, उससे कम आपके ऑक्सीजन में, उससे कम कार्बन में, फिर बेरिलियम में, फिर लिथियम में। तो ये तो आपको पता है, ये दोनों तो क्या धातुएं हैं, ये भी क्या है आपको अधातु, और ये तीनों क्या अधातु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 19 कि एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। देखो, एल्यूमिनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 13, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ऑक्सीजन की प्रवृत्ति ये अकेले ऑक्सीजन की कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 1, तो इसके साथ में 1 एल्यूमिनियम, ई का मतलब एल्यूमिनियम है, ये नहीं चलेगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये तो नहीं होगा सही। यहाँ पे 3 एल्यूमिनियम यानी 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? 3। तो ये भी नहीं होगा। 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, ये चल जाएगा। ये सूत्र बनेगा आपके Al2O3, यानी कि इस तरीके से है ये E2O3। E2 का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपके सी। ये समझ में आ गया।
9th क्लास में बहुत समझाया मैंने आपको ये क्वेश्चन। 20वें नंबर क्वेश्चन है कि 3 तत्व दे रखे हैं आपके, बोरोन, सिलिकॉन और आपके जर्मेनियम। ठीक है, 3 तत्व दे रखे हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कल पढ़ा है, ये तीनों क्या है, उपधातु हैं। इनके अंदर धातु वाले भी गुण हैं और अधातु वाले भी गुण हैं। ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड के लिए कल मैंने एक लाइन आपको बताई थी, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ आपके। देखो, परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व, 3 वाला होगा धातु, 12 वाला होगा धातु। देखो, जितनी भी धातुएं हैं, धातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय, और अधातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं, आपके अम्लीय। अब आप खुद याद करो कि परमाणु क्रमांक 7 पे कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है, आपके अधातु है। ठीक है, तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कि परमाणु क्रमांक 14 यानी कि सिलिकॉन की बात कर रही है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, अम्लीय ऑक्साइड एक सहसंयोजी हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से आपके किस वर्ग से संबंधित है। धातु तो है नहीं है सिलिकॉन, अधातु भी नहीं है, उपधातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। ये क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। अब जो कल का वीडियो देखेंगे, कहाँ धातु कहाँ उपधातु, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहले तो देखो, परमाणुीय त्रिज्या होती है नाभिक से लेके बाह्यतम कोश तक की दूरी। तो ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या किया है इन्होंने, केवल दूरी को कहाँ बताई, नाभिक की त्रिज्या बताई, केवल यहीं बता दिया दूरी को। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन है आपके सेकंड में न्यूक्लियॉन, यानी आपके नाभिक से लेकर और के यानी के में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए के तक बताया। और एल और एम को इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनके अंदर, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है। तो ये ऑप्शन बैठ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन थर्ड के अंदर है कि आपको बिल्कुल सही है, और एम में इलेक्ट्रॉन है, एम में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये भी सही है आपके ऑप्शन। ऑप्शन आपके 4 के अंदर आपको बाहर ये 2 कक्षाओं के बीच में कोई त्रिज्या नहीं होती परमाणु की, ये ऑप्शन बैठेगा नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा आपके सेकंड या थर्ड, या फिर ये दोनों। तो सेकंड और थर्ड देखो किस में है, आपके बी। तो राइट ऑप्शन होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है आपसे कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता। देखो, परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती, संयोजकता देखो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, यानी कि ये आपका बायां, और इधर आप दाईं और बढ़ोगे इस तरफ टेबल के तो बढ़ेगी। तो ये हमारा राइट आंसर है। एक तत्व में कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या नहीं बढ़ता, संयोजकता नहीं बढ़ती। फिर आपके कह रखा है कि आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। कल अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन। नंबर 26 जो लास्ट है, कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक है आपके, तो देखो बेरिलियम, आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। बाकी तो सोडियम बाद में आता है, लिथियम पहले आता है, पोटेशियम तो सही है, ये लिथियम यहाँ आना चाहिए था। मैग्नीशियम पहले आएगा, एल्युमिनियम भी इसके बाद आएगा, लेकिन सिलिकॉन आपको पता है क्या है, उपधातु है। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो आपके अधातु है। तो राइट आंसर होगा इसमें ए। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जिनके आंसर थोड़े से दिमाग लगाओगे तो आराम से आपसे निकल जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है 27 नंबर पे, कि समान गुणों वाले तत्व ए बी सी के परमाणु क्रमांक क्रम से एक्स वाई जेड है। बी, एक आपको एक ऑप्शन दिया है कि बी का परमाणु भार ए
और C के परमाणु भार का क्या है, लगभग औसत है। इन तत्वों की इस प्रकार व्यवस्था को क्या कहते हैं और इस प्रकार के तत्वों के समूह का उदाहरण दीजिए। देखो कल ही मैंने आपको पढ़ाया है त्रिक नियम, याद करो कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिक नियम पढ़ाया आपके, ठीक है। डॉबराइनर ने जो दिया था A और C, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा, B के बराबर। तो A का क्या लिया हमने, लिथियम, लिथियम Li, लिथियम का 7, और C का क्या लिया हमने आपके सामने, पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, और इसका परमाणु भार कितना होता है 39, 39 + 7 कितना हुआ टोटल 46, 46 को 2 से डिवाइड किया तो आपको पता है कितना आया 23, और 23 परमाणु भार किसका होता है, सोडियम का। तो आपको बताया कि टेबल में लिथियम, सोडियम और फिर आता है पोटेशियम। तो ये A, ये C और B, यानी कि A का और C का दोनों का परमाणु भार का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा, B के बराबर। तो ये त्रिक नियम दिया था आपको पता है डॉबराइनर। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ से आप इजीली कर लोगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 आपके कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में निम्नलिखित में से व्यवस्थित किया गया है। समान गुणों वाले तत्वों को 2 समुच्चय चुनिए जो समान गुण है जिसके अंदर, जैसे फ्लोरीन में और क्लोरीन में समान गुण है, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्लोरीन और क्लोरीन आपके हो गए हैं। इसके अलावा आपके हो गया सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है आपके धातुएं हैं। नहीं सोडियम नहीं, ये तो दोनों, मैग्नीशियम भी धातु है, पर हमें समान गुण लेने हैं। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन आपको पता है फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन इसके नीचे आता है, तो दोनों एक ही वर्ग में आते हैं। अब एक ही वर्ग में आने वाले 2 तत्व आपके सोडियम भी है और इसके अलावा कौन है आपके पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम, तो इसके 2 ही आंसर आपके बन रहे हैं। फिर दूसरा है कि उपरोक्त दिया हुआ प्रदर्शन तत्वों के वर्गीकरण के किस नियम से संबंधित है। ये है आपके अष्टक के नियम से संबंधित। किस नियम से संबंधित है, आपके अष्टक के नियम से ये संबंधित है आपके। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये इसका आंसर होगा अष्टक के नियम से संबंधित। और समान गुणों वाले में देखो फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही वर्ग में आते हैं, ऐसे आपके सोडियम और आपके पोटेशियम ये दोनों भी एक ही वर्ग में आते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का वर्ग कौन सा है, फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट में आते हैं। ये टेबल देख लो वरना यकीन नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग में है, वर्ग फर्स्ट में। ऐसे आपके फ्लोरीन और क्लोरीन वर्ग 17 में आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको तत्वों का वर्गीकरण जो बता रखा है वो नियम कौन सा है, आपके अष्टक का। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि तत्वों के निम्नलिखित समूह को डॉबराइनर के त्रिक नियम में वर्गीकृत किया जा सकता है क्या। सोडियम क्लोरीन, नहीं ये बनेगा ही नहीं, तो इसको तो नहीं करो, पहला तो आंसर तो नहीं। फिर है कि बेरिलियम का परमाणु भार 9, सोडियम का 23 सही है, मैग्नीशियम का 24 और सिलिकॉन का 28 और क्लोरीन का 35 और आपके कैल्शियम का 40। इनका कारण देके समझाएं। तो देखो इनके परमाणु भार ये तो सही है हाँ, क्योंकि ये समान गुण रखते हैं और इनका जो परमाणु भार है वो बिल्कुल लगभग औसत के बराबर है। ये तो सही है, सेकंड ऑप्शन तो आपके। कारण तो इनमें क्या देना है, क्योंकि समान गुण रखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि समान गुण रखते हैं। जैसे आपको पता है कि बेरिलियम के नीचे कौन आता है आपके मैग्नीशियम, ऐसे आपके सोडियम के नीचे कौन आएगा आपके, एक सोडियम के नीचे का तो यहाँ ही नहीं रखा, लेकिन आपको पता है मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये समान गुण रखते हैं, इसलिए इसको एक साथ रखा है। फिर आपको पता है कि सिलिकॉन का 28 होता है, यहाँ पे देखो ये आपके सिलिकॉन, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के आगे रखा है इसको यहाँ पे, क्योंकि 28 होता है इसका।
फिर है आपके क्लोरीन, क्लोरीन इसके जस्ट आगे है, यहाँ पे देखो ये 35 नंबर पे ये क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से इनको समान गुण रखो। तो ये पहला तो गलत है, ये त्रिक नियम का पालन कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे त्रिक नियम का पालन, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है कि त्रिक नियम का पालन करेंगे, ये तो गलत है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, इनके ये बाहर दे रखे हैं एक साथ, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन ये आवर्त 3 में रख रखे हैं। ऐसे आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनको वर्ग 2 में रख रखे हैं। तो ये चीज़ पूछिए कि इनको एक साथ क्यों रखा, एक ही लाइन में क्यों जमाया, आवर्त 3 में क्यों जमाया और इनको वर्ग 2 में क्यों जमाया, क्यों? क्योंकि ये समान गुण, इनके गुण क्या है, समान गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 30 कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है तथा कोबाल्ट का परमाणु भार है आपके 58.9 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 58.93, और परमाणु कोबाल्ट का दिया ये, और परमाणु भार आपके इसमें 9.8 AMU से पहले रखा गया है। इसका कारण दीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि समान गुणों वाले तत्व को एक साथ समूहित किया जा सके। देखो ये इसलिए किया गया है कि समान गुण जो है, समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ समूहित रखा जा सके, इसलिए ऐसा किया गया था, ठीक है। बाकी कोई खास इसका वो नहीं है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 31। आपके क्वेश्चन नंबर 31 में आपके दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक अद्वितीय स्थान रखता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो हाइड्रोजन क्षारीय धातु तथा हैलोजनों से समानता रखता है। देखो होता क्या है कि हाइड्रोजन की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय धातु है ना, लिथियम, सोडियम, इनसे थोड़ा सा इसका मिलता है, क्योंकि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये, तो इस प्रॉपर्टी का। इसके अलावा इसमें एक करैक्टर है कि हैलोजनों से भी क्या करता है, समानता रखता है यहाँ पे, इसलिए इसको कोई उचित स्थान नहीं दिया गया, एक अलग ही अद्वितीय स्थान इसको दिया गया, ठीक। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 32 कि मेंडलीफ के द्वारा पूर्व अनुमानित तत्व एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम के क्लोराइडों के सूत्र लिखिए। तो कल आपको पता है, मैंने अच्छे से समझाया था, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पता है कि एका सिलिकॉन में तो हमने क्या रखा था, आपके जर्मेनियम, और एका एल्यूमिनियम हमने क्या रखा था, आपके गैलियम, ठीक है। इनके सूत्र आप बना सकते हो CCl4, और इसका सूत्र बना सकते हो आप CaCl आपके 3, ठीक। ये देखो यहाँ पे रखा गया, ए का क्या आ गया, आपके गैलियम और आपके जर्मेनियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप गैलियम और जर्मेनियम ये दोनों हैं, इन दोनों का स्थान खाली रखा गया था। तो सिलिकॉन के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया, आपके गैलियम, और सिलिकॉन के नीचे कौन आ गया, आपके जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन के नीचे आया आपके कौन, जर्मेनियम, और एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया, आपके गैलियम। तो ये आप याद कर सकते हो, ये खाली स्थान छोड़े गए थे पहले। फिर है आपके कि क्वेश्चन नंबर है आपके इसके बाद में 33 कि 3 तत्व है ABC के बाह्यतम कोशों में क्रम से 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी में ये तत्व किस समूह से संबंधित है और इनकी संयुक्ता भी दीजिए। अब देखो किसी तत्व के अंदर हमने देखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, एक में कितने, 4, और एक में कितने हैं, 2। तो हम जानते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में ये आएंगे। तो जिसमें 2 है उसके बाह्यतम कोश में, तो ये तो आएगा आपके ग्रुप 2 में ही, ठीक है, जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन।
जिसमें 4 है वो हो जाएगा आपके ग्रुप 14 में, और जिसमें 3 है वो जाएगा ग्रुप 13 में। बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको यकीन हो जाए। देखो ग्रुप 2 में जैसे कि आपको बताया बेरिलियम के 1s2 आपके 2s2, तो यहाँ पे देखो इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं 2, अरे दूसरा नंबर का इसका बाह्यतम कोष होगा बेरिलियम का, तो ये 2 में चले गए। फिर देखो फिर बाह्यतम कोष कौन सा है इसके बाद में आपके 3, यानी इलेक्ट्रॉन कितने 3 और 4, तो मैंने कहा आपको 3 के लिए 13, तो 13 को लेके देख लेते हैं 1s2 2s2 और 2p1, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा बाह्यतम कोष, ये क्या हो जाएगा आपके बाह्यतम कोष। ठीक है, फिर आपके 14 के अंदर 1s2 2s2 और 2p2, तो 2 और 2 कितने हुए 4, तो 13 14, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, इसमें होते हैं 4, तो वर्ग 13 में 3 14 में 4 और वर्ग 2 में 2। ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। फिर है आपके क्वेश्चन यदि किसी तत्व X समूह 14 में रखा गया है और उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा तथा बंधन की प्रकृति क्या होगी, यानी वर्ग 14 में है आपके सिलिकॉन। ठीक है, तो वर्ग 14 के अंदर आपको पता है कि X को हम क्या करेंगे सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है 4, क्योंकि कितने हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना है 14, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके साथ में कितनी क्लोरीन जुड़ेगी 4, तो संयुक्ता कितनी हो जाएगी इसकी 4, यही बताया गया है। और बंधन की जो प्रवृत्ति होगी वो कौन सी हो जाएगी सहसंयोजी, सहसंयोजन। अरे याद करो कार्बन की तरह बताया था मैंने आपको। यहाँ देखो ये वर्ग 14 में कार्बन और कार्बन के नीचे कौन सिलिकॉन। जब कार्बन की चतुर संयोजी होती है तो सिलिकॉन भी कितनी होगी चतुर संयोजी। ठीक है, फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 35 कि 2 स्पीसीज दे रखे हैं आपके X और Y। अब त्रिज्या की तुलना कीजिए, उनके उत्तर का कारण भी बताइए। देखो X में 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में बराबर बल लगेगा। लेकिन Y में प्रोटॉन तो है 12 और इलेक्ट्रॉन कितना है आपके 10। तो देखो यहाँ पे 12 और 12 के बीच में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, तो प्रभावी नाभिक के आवेश यहाँ पे क्या होगा कम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे प्रभावी नाभिक के आवेश क्या 10 इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ जाएगा। तो आकार किसका छोटा होगा Y का, और A का आकार क्या होगा बड़ा। Y का आकार क्या होगा बड़ा और A का आकार क्या हो जाएगा आपके जो X है इसका आकार क्या हो जाएगा बड़ा और Y का आकार क्या हो जाएगा आपके छोटा, क्योंकि Y क्या है आपके धनायन है। तो ये हो गया आपके जैसे कि परमाणु क्रमांक 12 होता है किसका आपके मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का आकार क्या होगा बड़ा, और जैसे इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, तो बनेगा Mg+2, तो ये इसका आकार क्या हो जाएगा छोटा। क्यों हो जाएगा छोटा इसका आकार, क्योंकि ये क्या करेगा आपके प्रोटॉन इससे इलेक्ट्रॉनों पे ज़्यादा प्रभावी नाभिक के आवेश लगाएंगे। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित तत्वों को परमाणुीय त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। अब परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो मैंने आपको बताया कि दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी कम होगी। तो सबसे बायां कौन बैठा है फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपके बेरिलियम और फिर आपके लिथियम। तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या तो किसकी होगी आपके लिथियम की, उससे कम किसकी होगी बेरिलियम की, उससे कम नाइट्रोजन की, सबसे छोटा कौन होगा फ्लोरीन। तो ये आपको क्रम बता देना है। तो यहाँ पे पूछा है आपके कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा लिथियम की और सबसे छोटी किसकी आपके फ्लोरीन की, फिर आपके नाइट्रोजन और फिर आपके बेरिलियम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा आपके क्लोरीन, एस्टेटीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो वर्ग में ऊपर से नीचे भेज दिया इस बार हमें। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ये आपके ब्रोमीन, ये आपके आयोडीन और इसके ऊपर क्लोरीन और ये आपके एस्टेटीन। तो नीचे सबसे नीचे जो होगा उसकी बड़ी, फिर आयोडीन की से छोटी, सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, आपके क्लोरीन की। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके एस्टेटीन की सबसे बड़ी, इससे छोटी आयोडीन की, आयोडीन से छोटी आपके ब्रोमीन की, ब्रोमीन से छोटी आपकी क्लोरीन की। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्म में आंसर देना है, याद रखना, अच्छे से देख लो, भूल जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 37। बहुत छोटे क्वेश्चन है लेकिन दिमाग से होंगे। निम्नलिखित तत्वों जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए धातुओं को पहचाने, उनके नाम लिखें। 2, 8, 12। 12 नंबर पे कौन आती है, मैग्नीशियम धातु 12 नंबर पे। 2, 8, 11 सोडियम धातु 11 नंबर पे। 2, 8, 7 ये क्या है, आपके अधातु है। क्लोरीन 17 नंबर पे अधातु है। 2, 8, 3 आपको बताया 2, 1 तो ये क्या हो गया, आपके लिथियम। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्या है, आपके धातुएं हैं। तो आपके ए, बी और डी तो धातु है और सी क्या है, आपके अधातु है। लिख सकते हो इस तरीके से, ये आंसर लिखना है आपको। फिर है आपके कि तत्व ए का परमाणु क्रमांक 19 है, तत्व ए का यानी पोटेशियम का। तत्व बी का परमाणु क्रमांक 17 यानी क्लोरीन का से संयोग करता है तो बनने वाले उत्पाद का सूत्र बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी बनाइए। बनने वाले बंध की प्रकृति क्या होगी, कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो सूत्र तो बनेगा क्या, आपके KCl यानी कि आपके पोटेशियम क्लोराइड। और बनने वाला बंध कैसा होगा, आपके आयनिक। क्यों होगा आयनिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो पोटेशियम पे आएगा प्लस और क्लोरीन पे क्या आएगा, आपके माइनस। तो ये ऋणायन और ये आपके धनायन। ठीक है, तो ये आयनिक बंध की प्रवृत्ति होगी। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसमें होंगे। तो देखो, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक गुण बढ़ते हैं और दाएं से बाएं जाने पर आपको पता है धात्विक गुण घटते हैं। तो जमा लो, सबसे ऊपर आपके यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के जस्ट नीचे आपको पता है क्या आएगा, कैल्शियम। इधर आएगा कैल्शियम से पहले 19 में आपके क्या, सोडियम, ये 20, ये 12। फिर आपके इसके बाद आपके कौन आएगा, आपके गैलियम यानी कि आपके गैलियम और फिर आपका जर्मेनियम। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसमें होगा, पोटेशियम है, फिर आपके मैग्नीशियम है, फिर आपके कैल्शियम है। यानी आपके इसका राइट जो क्रम होगा ऊपर से नीचे यानी कि पोटेशियम कैल्शियम, तो सबसे ज़्यादा तो होगा पोटेशियम में। पोटेशियम से कम होगा किसमें, कैल्शियम में। और कैल्शियम से कम होगा किसमें, मैग्नीशियम में। और उससे कम होगा किसमें, आपके गैलियम में। और सबसे कम होगा आपके जर्मेनियम में। तो ये वाला क्रम आपको देखना पड़ेगा। जब तक टेबल याद नहीं होगी, टेबल आपकी आंखों के सामने नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आएंगे। फिर है निम्नलिखित गुणों के साथ आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर तत्वों को पहचानिए तथा उनकी सक्रियता के क्रम को समझिए। एक तत्व जो मुलायम और सक्रिय धातु है तो वो है आपके सोडियम, 11 नंबर पर आता है। एक तत्व जो चूना पत्थर का विशेष अवयवी है आपके, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20। एक तत्व जो कमरे के ताप पर क्या द्रव है तो वो कौन सा है, आपके पारा। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इसके अंदर मुलायम धातु 2 है आपकी, पोटेशियम भी। तो पोटेशियम से ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पारा। तो इसका हो जाएगा आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आपके पारा। ये आपके राइट क्रम हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 40 का। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 41 कि तत्वों के गुण नीचे दिए गए आपस सारणी में इन तत्वों को कहाँ पाएंगे। एक मुलायम धातु है जिसे केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, सोडियम है जिसे केरोसिन में रखा जाता है। तो इसे कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके वर्ग 1 में पाया जाएगा, वर्ग 1। ठीक है, समूह 1 में।
वर्ग 1 में और आपके आवृत 3 में पाया जाएगा। देख लेते हैं अभी टेबल निकाल के, जिससे आपको पता चल जाए। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोडियम वर्ग 1 में पाया जा रहा है। सोडियम वर्ग किस में है? 1 में है। आवृत किस में है? 3 में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो आप, दूसरा आपको दे रखा है कि परिवर्तनशील एक से अधिक संयुक्ता युक्त एक तत्व जिसे जल में संग्रहित किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसकी, ये है आपके फास्फोरस। ये कौन होगा? आपके फास्फोरस P 15 नंबर पे। तो इसका आवृत तो होगा 3 ही, लेकिन इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा? 15वां। ठीक है, वर्ग 15 और आवृत तो क्या होगा? 3 ही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक तत्व जो कि चतुर्संयोजी है और कार्बन रसायन का आधार है, यानी कि कार्बन की बात की जा रही है आपके यहाँ पे। तो कार्बन तो आपको पता है कि कार्बन कौन से वर्ग में आ रहा है? आपके 14वें वर्ग में। कार्बन कौन से वर्ग में है? 14वें वर्ग में। ठीक है, आप टेबल निकाल के देख लेना। और आवृत कौन सा हो जाएगा? दूसरे आवृत में आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर है आपके परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व एक अक्रिय गैस है, बिल्कुल हीलियम। ठीक है, तो ये आपके आवृत 1 में आ रहा है और वर्ग 18 में आ रहा है। आवृत 1 और वर्ग 18। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट में दे रखा है आपको एक क्वेश्चन कि एक तत्व जिसकी पतली ऑक्साइड परत अन्य तत्वों को एनोडीकरण प्रक्रम के द्वारा संचारण से प्रतिरोधी बनाती है, यानी जंग लगने से बचाती है। तो ऐसा तत्व जिसका हम जंग लगने से बचाएं तो वो है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम आपको पता है कितने नंबर पे है? वर्ग 13 में और आवृत 3 में। ठीक है, तो इसके राइट आंसर इस तरीके से ही आपको निकालने हैं और लिखने हैं। यही पूछेगा ये आपसे। क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये टेबल समझ में आएगी। मैं हर जगह एक ही लाइन बोल रहा हूँ। अब बड़े क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इनको करो। देखो, एक एक क्वेश्चन जब तक हाथ से नहीं निकालोगे समझते हुए, जब तक समझ में नहीं आएगा। और ये 41 क्वेश्चन मुझे आपकी कॉपियों में चाहिए। सारे स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना अच्छे से। जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देख रहा है और टाइम पास कर रहा है पढ़ाई के साथ, फिर पढ़ाई का रिजल्ट भी उनके साथ टाइम पास ही करेगा। मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया कि किसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे वीडियो को देखने से पहले एक तो टेबल अच्छे से याद करो। ये टेबल आपको कौन से वर्ग में कौन सा तत्व है, किस आवृत्ति के अंदर